साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक सो आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस दादा। थैंक्स अ लॉट फॉर द कंफर्मेशन। और टीम से मेरा अनुरोध रहेगा कि जैसा भी अपडेट्स रहे, अगर स्क्रीन कहीं भी लैप्स होती है या कहीं से वॉइस लैप्स होती है तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते रहेंगे। ओके दादा। चलिए जी। आप सभी लोगों को एक बार मैं फिर से वार्म वेलकम करना चाहूंगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू कि आज आप एक विशेष मास्टर क्लास में जुड़े हैं। दैट इज नॉट ओनली ए मास्टर क्लास, इट्स एन अपॉर्चुनिटी जो कि आपको अपकमिंग ईयर 2024 में एक बेहतरीन रिजल्ट देने वाली है। ऑल्सो इन द गोइंग ईयर, यानी कि ये जो साल बीतता जा रहा है 2023, इसमें इस वर्ष के लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आज की मास्टर क्लास में आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। जी हां, जैसा कि आपने इस मास्टर क्लास के थंबनेल से जाना कि सभी संस्थाएं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर इनवाइटेड टू सबमिट देयर ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन। सभी संस्थाओं को उपलब्ध सीएसआर एजेंसीज के पास अपना अपना ग्रांट एप्लीकेशन जमा कराने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। लेट मी कंटिन्यू विद माय स्क्रीन, जिससे कि मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझा सकूं दैट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। आई थिंक सो my screen is visible to all of you, right? यस दादा। Thanks a lot. मैं बात कर रहा हूं CSR प्रपोजल सबमिशन कैंप 2023। इस सोशल सेक्टर के जगत में अपने आप में एक बहुत बड़ा महाकुंभ, और वो भी सिर्फ ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशंस के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि इस अपकमिंग 17 और 18, 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में कंडक्ट किया जा रहा है। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि वास्तव में ये अपॉर्चुनिटी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही साथ मैं बिल्कुल आपको अवगत कराऊंगा कि क्या होता है इन केस अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी क्या है। हर वर्ष की तरह पिछले कुछ वर्षों में हम लगातार देखते आए हैं कि फंडिंग एजेंसीज अपने पर्टिकुलर किसी भी आरएफपी के लिए जो एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ग्रांट या सैंक्शन अप्रूव कर देती है, लेकिन कुछ फंडिंग एजेंसीज आरएफपी अनाउंस नहीं कर पाती हैं समय से, या समय से उनको एप्लीकेशन नहीं मिल पाते हैं, या उनको सही ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल पाती है, और ऐसे में उनके ऊपर एक लायबिलिटी पेंडिंग हो जाती है, यानी कि उनका सीएसआर जो है वो कंज्यूम नहीं हो रहा होता है। और अगर समय से सीएसआर को कंज्यूम ना किया जाए तो ऐसे में हमारी जो गवर्नमेंट की सीएसआर पॉलिसी है वो उस कंपनी पर एक बहुत बड़ा जुर्माना लगाती है, जो कि देखा जाए तो अन्य देशों की अपेक्षा में हमारी सीएसआर पॉलिसी, अपने देश की सीएसआर पॉलिसी, इंडिया की सीएसआर पॉलिसी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान दिया गया है कि अगर आप समय से अपने सीएसआर अमाउंट को सोशल इनिशिएटिव में आप एक्सपेंड नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो ऐसे में
एक बड़ी पेनल्टी कंपनी पर लगा दी जाती है। और जब ऐसी कोई कंडीशन किसी कंपनी के ऊपर बनती है कि समय रहते वो अपना CSR एक्सपेंड नहीं कर पाती है, तो इस महीने यानी कि नवंबर और दिसंबर में वो सर्च करना स्टार्ट कर देती है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो एक्टिव रही हों, जिनके पास सोशल वर्क ऑलरेडी कुछ कंप्लीट हुए हों, यानी कि आपके द्वारा किए गए पिछले सोशल वर्क को आधार बनाकर वो अपनी फंडिंग को उसमें कंज्यूमेबल दिखा सके। बात को पहले समझिएगा। मैंने अपनी संस्थान में 50 प्रोग्राम कर रखे हैं, 50 तरीके की एक्टिविटीज कर रखी हैं, मेरे पास सभी चीजों के बिल्स अवेलेबल है, और मेरी जो टोटल लागत है यानी कि मैंने पूरे साल में लगभग 15 लाख रुपए का बजट खर्च कर दिया, मेरे पास सारी चीजों का एविडेंस अवेलेबल है। ऐसे में मैं इन फंसी हुई एजेंसीज के बहुत काम का व्यक्ति हूं, क्योंकि ये मुझसे मेरी बिलिंग्स लेकर अपनी CSR की बिलिंग्स में दिखाएंगी और मुझे एक लेटर पकड़ा देंगी बैक डेट में कि भाई हमने आपको ग्रांट प्रपोजल जो है एक्सेप्ट की थी फला 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 प्रोजेक्ट के लिए जो आपने कंप्लीट कर रखे हैं या जो काम आपने कंप्लीट कर रखे हैं, और अपने CSR एक्सपेंडिचर में मेरा नाम चढ़ा देती हैं और दिखा देती हैं कि हमने समय रहते RFP निकाला, उसमें हमने संस्था को ऑप्ट किया और फलानी संस्था के माध्यम से हमने ये काम करवाए हैं। आई थिंक सो इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्यों ये संस्थाएं इस समय पर आकर संस्थाओं को पकड़ती हैं और कैसी संस्थाओं को ये टारगेट करती हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से कर दीजिए क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि किस प्रकार की संस्थाएं यहां रिक्वायर्ड हैं और क्यों ये फंडिंग एजेंसीज इन संस्थाओं को इस समय सर्च कर रही होती हैं। चलिए जी, बात करते हैं अब इंपॉर्टेंस की कि हर साल ऐसा होता आया है, लेकिन इस साल इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है। ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में एक नया पोर्टल, एक नया कानून, एक नया प्रावधान लागू किया गया CSR 01, और उसके अनुसार एक नियम लागू किया गया कि CSR 01 और 02 की संस्थाओं के पास ग्रांट लेने के लिए CSR 01 होना चाहिए और एक फंडिंग एजेंसी को CSR ग्रांट देने के लिए CSR 02 फाइल करना अनिवार्य होगा। पहला साल यानी कि जब यह नियम लागू हुआ था 1/4/2021 से, जब इस नियम को लागू किया गया तो पहली साल संस्थाएं इस बात से परिचित नहीं थी, पूर्ण रूप से जो है इंट्रोड्यूस नहीं थी, तो बहुत सारी संस्थाओं के पास CSR 01 नहीं था। ऐसे में काफी सारे कम एप्लीकेशंस जो है वहां पर पिछली साल भी फंडिंग एजेंसीज को देखने को मिले थे और उन्हें पिछली साल भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस साल ये दिक्कत और ज्यादा गहरा गई है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, CSR एक्सचेंज पोर्टल। यहां पर ना तो फंडिंग एजेंसी को नॉलेज है कि उन्हें कैसे अपना EOI सबमिट करना है, ना इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को नॉलेज है कि कैसे उन्हें वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। और कहीं ना कहीं ये जो मिसकम्युनिकेशन है ये बहुत बड़ा गैप बना चुका है। संस्थाएं, जो कंपनियां थी, वो निश्चिंत थी कि हमने CSR एक्सचेंज पोर्टल पर अपना प्रोविजनल अपना जो RFP है वो डाल दिया है, और संस्थाएं इंश्योर थी कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन वहां कर दिया है, कुछ ने किया कुछ ने नहीं किया। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता हूं तो आज की डेट में भी मात्र 23% संस्थाएं ही CSR एक्सचेंज पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। अब सोच लीजिए कितना बड़ा गैप आया फंडिंग देने वाली और लेने वालों के बीच में, और उसमें भी एक कम्युनिकेशन गैप, सब कुछ ब्लास्ट। अब जो लोग तैयार होकर बैठे थे कि वहां से ऑटोमेटिकली कोई ना कोई आ जाएगा, उनके पास कोई नहीं आया। इस समय बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज के पास बहुत सारा CSR अमाउंट रिमेनिंग है, जिसके हमारे पास सॉलिड एविडेंस, या आप जो कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा इनपुट अवेलेबल है। राइट? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहा, ये मेरे ख्याल से आपको डिलीवर करना उचित नहीं है, लेकिन अपने अपने प्रयास होते हैं। फंडिंग एजेंसीज को हमारे द्वारा पिछले एक साल से पिछले 7 महीनों से 7 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट हमने लिया वो 4 महीनों में लिया था, जून के बाद। क्योंकि जून में हमने डिक्लेयर किया था कि अब हम पर्टिकुलर जो है अपनी यूनिट्स बनाकर CSR एजेंसी से कांटेक्ट करेंगे एज ए डेलीगेशन टीम। तो जब इन कंपनियों से कांटेक्ट किया गया तो उनकी तरफ से हमें ऑफर मिला कि हमारे पास काफी सारा CSR अवेलेबल है और आप अगर ऐसे में हमारी हेल्प कर सके तो हमारे पास आप प्रपोजल जो है सबमिट करवा सकते हैं। यह है इसकी इंपॉर्टेंस, और साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है क्योंकि आगामी जो साल है वो चुनावी ईयर है।
चुनावी वर्ष है, और ऐसे में जब चुनावों की घोषणा हो जाती है, आपको पता है हर 4 या 5 साल बाद ये चुनाव आए हैं, जब सेंट्रल में सरकार बननी है, पूरे देश में लगातार चुनाव होंगे, तो इस समय आचार संहिताएं लागू हो चुकी हैं, और आचार संहिताएं जब लागू हो जाती हैं तो गवर्नमेंट अपनी बेनिफिशरीज तक कुछ भी अगर उन्हें डिलीवर करना है, वो डायरेक्टली डिलीवर नहीं कर पाते हैं, थ्रू अब सीएसआर ही उनको घूमना पड़ता है, या थ्रू दीज ग्रांट्स जो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के माध्यम से पहुंचाई जा सके, उस माध्यम से उनको जो है अपने वोटर्स तक पहुंचना होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। आर यू क्लेवर? डिड यू अंडरस्टैंड द सेम थिंग वट एवर आई वॉन्ट टू से? यूएसटीडी जल्दी से लिख दीजिए अगर आप समझ गए हैं। यूएसटीडी का मतलब कि ये गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल बन रहा है, राइट? अगली साल चुनाव है, लोगों तक वोटिंग के लिए पहुंचना है, डायरेक्ट पैसा एक्सपेंड नहीं कर सकते, किसी योजना के नाम से दे नहीं सकते, किसी योजना के शिलान्यास कर सकते लेकिन उसके लिए बजट अलाउ नहीं कर सकते, तो वहां तक पैसा कैसे पहुंचाना है, बाकी आप लोग समझदार हैं, राइट? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंस मैंने आपको बता दी, इंपोर्टेंस क्यों खास हो जाती है इस वित्तीय वर्ष की। हालांकि ये मौका आपको हर साल मिलता है, लेकिन इस साल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस साल दो चीजों में व्यवस्थाएं चरमराई। पहला सीएसआर पोर्टल की वजह से, और दूसरा चुनावी वर्ष की वजह से। बहुत ज्यादा देखिए वहां व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, और यहां पर करना जरूरी है क्योंकि चुनावी वर्ष है। अब आप समझ सकते हैं ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये हो सकता है आपको 5 साल के बाद मिले, जब वो फिर से चुनावी वर्ष शुरू होगा, लेकिन उस समय एक इंपॉर्टेंस होगी, भाई चुनावी वर्ष है। अगर सरकार खुद की है तो वो कैसे भी मैनेज कर लेगी, लेकिन ऐसा मौका जो सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल पर इंफॉर्मेशन की नॉलेज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज की वजह से बना, शायद ये मौका आने वाले 5 साल में हमें नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप ये मौका चूक जाते हैं तो क्या होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आज आप ये मौका चूक जाते हैं तो शायद 5 साल के बाद आपको दोबारा मौका मिले, शायद हर वर्ष आपको एक बार छोटे छोटे ऐसे मौके मिले, लेकिन वो उतने कारगर या उतने रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते जितना रिजल्ट ओरिएंटेड आज का समय है। दिस करंट ईयर जितना रिजल्ट आपको दे सकता है, उतनी जो अपॉर्चुनिटीज है रिजल्ट की, शायद वो आपको नेक्स्ट ईयर या आने वाले अपकमिंग ईयर्स में ना मिले। आई थिंक सो इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, क्योंकि मीटिंग में ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। मैं जानता हूं मेरे कुछ भक्तों को मिठाई बांटनी है, प्रसाद बांटना है, कुछ को छाती भी पीटनी होगी क्योंकि आज चुनाव भी घोषित हुए हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना? तो भक्ति नहीं छोड़ते हैं, चमचे अपनी चमचागिरी नहीं छोड़ते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है, राइट? तो उनको पूरा मौका देंगे हम सेलिब्रेशन का, क्योंकि अंधेरा हो चुका, उन्हें पटाखे वटाखे फोड़ने हो, है ना? चलिए जी, ग्रेट, चलते हैं आगे की ओर। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है 17th एंड 18th ऑफ दिसंबर के लिए, यानी कि 17 और 18 दिसंबर को देश भर के सभी एनजीओज इनवाइट किए गए हैं इंडिया की इस सबसे बड़ी सीएसआर ग्रांट प्रपोजल कैंपिंग के अंदर, जो कि दिल्ली एनसीआर में आयोजित की जा रही है। आप अपने प्रपोजल को सबमिट करने के लिए 17 या 18 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर यानी कि बहादुरगढ़ के एरिया में आप उपस्थित हो सकते हैं और अपना प्रपोजल बाय हैंड सबमिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, इस 17 और 18 दिसंबर 2023 में जमा किए जाने वाले जो प्रपोजल एप्लीकेशंस हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं। इस कैंप में किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। Say wow in the chat box. Say wow in the chat box if you found this information very useful and fruitful to you. और ध्यान दीजिएगा, इस वर्कशॉप में इस कैंप के अंदर आपकी जो एंट्रीज है वो प्रियर अपॉइंटमेंट सिस्टम के माध्यम से सुनिश्चित की गई हैं।
प्रियर अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या कहता है कि आपको अपने हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉल करना है और आपको कॉल पर सुनिश्चित करना है कि आप बहादुरगढ़ यानी कि दिल्ली एनसीआर में किस दिन उपस्थित हो रहे हैं। मान लीजिए आप 17 तारीख को उपस्थित हो रहे हैं, आपकी ट्रेन, आपकी प्लेन, आपकी फ्लाइट जो भी है, आपकी गाड़ी आपको 12 बजे बहादुरगढ़ पहुंचा रही है, तो कोशिश कीजिएगा 1 या 1.5 घंटे के बाद का टाइम, यानी कि लगभग 1:30 बजे के बाद का टाइम आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए शेड्यूल करें। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। एक पर्टिकुलर एजेंसी को उसकी ग्रांट एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए 15 मिनट का टाइम स्लॉट मिलता है, अपॉइंटमेंट स्लॉट मिलेगा। उस 15 मिनट के अंदर आपको अपना प्रपोजल जो है हैंडओवर कर देना है, लिस्ट में अपना नाम चढ़वा देना है और आपकी रिसीविंग या आपका फाइल नंबर वहां से प्राप्त कर लेना है, बस। इसके अलावा ना वहां पर फर्दर कम्युनिकेशन, गाइडलाइन, आपसे मिलना था सर, आपसे बात करनी थी सर, आपके साथ सेल्फी लेनी थी सर, नथिंग विल बी हैपन देयर बिकॉज इट्स ए टाइट शेड्यूल। क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर, इस कैंप के अंदर मोर देन 1000+ एनजीओज इन 2 दिनों के अंदर अपने अपने एप्लीकेशंस जमा करके जाएंगी, जैसा कि हमारे अभी तक के अपॉइंट शेड्यूल्ड जो है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। जो अभी शेड्यूल्स बुक किए गए हैं, एक एक स्लॉट के अंदर 3-3 टेबल रिजर्व हो चुकी हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। चलिए जी, बात करते हैं इस कैंप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से। ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप 17 और 18 दिसंबर 2023 को द एनजीओ गुरु टीम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सभी प्रकार के आपके ग्रांट प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, चाहे वो हेल्थ का है, एजुकेशन का है, एनवायरमेंट का है, अवेयरनेस का है, स्पोर्ट्स का है, एग्रीकल्चर का है, मिलेट्स का है, वट एवर, एंड आपका जो भी सोशल सेक्टर हो जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें आपकी नॉलेज पारंगत हो, जिसमें आपके पास एविडेंस हो फॉर द वर्क बीइंग कंडक्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन योर बैकएंड, आप अपने उस पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इंटरवेंशन, एरिया ऑफ इंटरवेंशन पर आप अपना प्रपोजल जो है सबमिट करेंगे। प्रश्नों को अभी मत डालिए, आपको पर्टिकुलर प्रश्नों के लिए समय दिया जाएगा। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि इस तरीके से आप बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो जो जानकारी आपको चाहिए वो आप ले नहीं पाएंगे और जो आप जानकारी मांग रहे हैं उससे भी आप वंचित हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव ए टाइट शेड्यूल और हमें बहुत कम समय में पूरी जानकारी को आपको डिलीवर कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आपकी इन डॉक्यूमेंटेशन को, आपकी इन फाइलों को हमारा प्रयास रहता है हमारी टीम के माध्यम से जिन जिन फंडिंग एजेंसीज के पास फंड्स अवेलेबल हैं, हम उन तक आपकी फाइल को एज इट इज पहुंचा दें जैसी आपने हमारे पास सबमिट की थी। वी आर जस्ट ओनली ए मीडियन, एक माध्यम बनेंगे हम आपके और फंडिंग एजेंसी के बीच में, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन स्वीकार्य नहीं है। ऐसे कैंप के दौरान विभिन्न प्रकार के एजेंट्स, विभिन्न प्रकार के दलाल, विभिन्न प्रकार के मार्केटिंग एजेंट्स, विभिन्न प्रकार के ठग भी ऐसे मौकों का फायदा उठाने की सोचते हैं। यानी कि अगर इस कैंप के दौरान, इस विजिट के दौरान कोई व्यक्ति आपको क्लेम करता है कि उसकी यादव जी से सेटिंग है, टीम से सेटिंग है, फंडिंग एजेंसी से सेटिंग है, अरे आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आप फाइल के साथ कुछ देकर आते तो आपकी फाइल मंजूर होती, ऐसे बिना खाली खाली जाएंगे तो फाइल मंजूर नहीं होगी, व्हाटएवर, कुछ भी कोई भी क्लेम करे उस पर यकीन नहीं करना है और किसी भी प्रकार का लेन देन किसी भी व्यक्ति को, इवन देन अगर हमारे कैंप के दौरान हमारा कोई स्टाफ इस प्रकार की हरकत करता पाया जाता है तो आप उसकी सूचना तत्काल रूप से हमें, यानी कि मुझे या माननीय अध्यक्ष महोदय को उसी समय स्पॉट पर
लिखित रूप से या मौखिक रूप से आप जरूर बताएंगे, जिससे कि हम अपनी टीम के भी जो है कानों को टाइट कर सकें या उनको रेस्टिकेट कर सकें, आउट कर सकें। ऐसी हरकतें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अंदर ना अलाउ है और ना कभी अलाउ की जाएंगी। और इन सभी चीजों पर बराबर ऑब्जर्वेशन के लिए हमारी टीम में माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे साथ लगातार प्रेजेंट रहेंगे और हमारी राष्ट्रीय टीम में से भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे एक दो प्रतिनिधि जो है जरूर अवेलेबल रहें, जो कि इन सभी क्रियाकलापों पर नजर रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ग्रांट एप्लीकेशन सबमिशन कैंप के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क लागू नहीं है। आप यदि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का लेन देन करते पाए जाते हैं तो आपके ऊपर विधिवत कार्रवाई होगी। अगर आप किसी भी रूप से किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की ग्रांट एप्लीकेशन में प्रपोजल सबमिशन या उसके पास होने के एवज में किसी के साथ कोई भी लेन देन करते हैं तो उसके लिए पूर्ण रूप से आप और आप स्वयं ही जिम्मेवार होंगे। ऑर्गेनाइजर, द एनजीओ गुरु की टीम, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, मैं अथवा कोई भी वहां पर उपस्थित प्रतिनिधि इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड पब्लिकली थ्रू दिस वीडियो, जो आप लोग देख रहे हैं या फिर हमारे जो आगामी हमारे व्यूअर्स रहेंगे हमारे चैनल पर वो देख सकेंगे। राइट, चलिए जी, इस सबमिशन कैंप में, इस प्रपोजल सबमिशन कैंप की कुछ कंडीशंस भी हैं। मैं वो कंडीशंस आपके साथ जो है एक बार डिक्लेयर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हों, आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अपना बायोलॉज लगा रहे हैं, अपनी मेंबर की लिस्ट लगा रहे हैं, आप अपना प्रपोजल लगा रहे हैं, आप अपनी ऑडिट्स लगा रहे हैं, आप अपना प्रोफाइल लगा रहे हैं, व्हाटएवर आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर रहे हो उस डॉक्यूमेंटेशन को सेल्फ अटेस्ट जरूर कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्ट इन द सेंस, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अध्यक्ष साइन ना करे, कोषाध्यक्ष साइन ना करे, थ्रू द पावर ऑफ सेक्रेटरी या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर या प्रोजेक्ट मैनेजर के माध्यम से या ऑथराइज सिग्नेचरी के माध्यम से आपकी जो फाइल है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। प्रायोरिटी दी जाएगी सचिव को, यानी कि जिनकी फाइल सेक्रेटरी के माध्यम से सबमिट होंगी, क्योंकि मोस्टली फाइल जब जाती है वो सबमिशन जो होती है वो सेक्रेटरी के हाथ में होती है, उसकी ऑथराइज सिग्नेचरी जो है वो सेक्रेटरी के हाथ में होता है। राइट, उसके अलावा सेकंड जो रहता है वो रहता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। बस ये दो लोगों के अलावा तीसरे व्यक्ति की सील साइन मत कीजिएगा। किसी भी एक व्यक्ति का सील साइन करना, ऐसा ना हो कि आपका सचिव भी साइन सील कर रहा हो और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी साइन सील कर रहा हो। नहीं, कोई भी एक व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ सर्टिफाई करेगा। क्लियर है? सेकंड, यूज सोशल मीडिया लिंक्स। जहां आप अपने एनजीओ का प्रोफाइल बनाते हैं उस प्रोफाइल के अंदर विभिन्न प्रकार की फोटोज लगाने से अच्छा है आप अपनी फोटोज को गूगल ड्राइव पर सेव कर लीजिए और गूगल ड्राइव का लिंक वहां पर पेस्ट कर दीजिए, जिससे कि जो बर्डन है, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन का जो वजन है वो कम हो जाए। जितना कम करेंगे हम उतना फायदा रहेगा। क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। यूज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जो भी आप जानकारी सबमिट करें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। कोई भी फेक इंफॉर्मेशन, गूगल फोटोग्राफ्स या गूगल फोटोग्राफ्स का हवाला देते हुए अपने आप को क्लेम करना कि हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, दैट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। और ऐसे में आपके स्वाधिकारों के तहत, एक फंडिंग एजेंसी के स्वाधिकारों के तहत आपका प्रपोजल किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पर कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूज इंडेक्स फाइल टू सबमिट योर एप्लीकेशन। इंडेक्स फाइल क्या होती है? आई थिंक सो आपको मेरी वीडियो में क्लियर रूप से विजिबल होगा। ये जो फाइल होती है ये कहलाती है इंडेक्स फाइल। आई थिंक सो इसकी मोटाई से आप समझ गए होंगे। अंदर से मैं आपको इसको मेंशन कर देता हूं, दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार से इसके अंदर ये सिस्टम लगे हुए होते हैं जिसके अंदर आप इसको ओपन करते हैं और यहां पर अपनी फाइलों को आप या डॉक्यूमेंट्स को आप इसमें फंसाते हैं। दैट इज कॉल्ड, दादा स्क्रीन स्क्रीन स्टॉप करो, मतलब फुल स्क्रीन दिख जाएगा। यस। आई थिंक सो सर अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज।
आई थिंक सो ये सबको विजिबल होगा। आई थिंक सो ये सबको विजिबल होगा। दिस कैसा इज था? कॉल्ड द इंडेक्स फाइल। इसके अंदर आपको अपने प्रपोजल लेकर आने हैं। मैं इसकी पूरी विधि आपको अभी क्लियर रूप से समझा दूंगा कि कैसे आपको इसको रेडी करना है और किस प्रकार से अपनी फाइल आपको जो है बनानी है। चलिए जी, वापस चलते हैं मेरी स्क्रीन की ओर। यूज कलर प्रिंट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। कोशिश कीजिए जो अपनी आप ग्रांट एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं उसके लिए आप कलर प्रिंट निकलवा लीजिएगा, क्योंकि कलर प्रिंट क्लियर आते हैं। कई बार देखा गया है कि फोटोकॉपी के अंदर आप ध्यान नहीं देते हैं और आपकी कुछ इंफॉर्मेशन मिस प्रिंट हो जाती है या फिर हिडन होती है, या फिर जो है आपकी जो प्रिंट जो फोटोकॉपी होती है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। और ऐसे में, क्योंकि मैंने बताया इस समय फंडिंग एजेंसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फोन करके पूछेंगे सर ये फलाने पेज पर दिख नहीं रहा, क्या लिखा था। बात समझे आप? फंडिंग एजेंसी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फोन करके पूछे कि सर ये फलाने पेज पर ना फोटोकॉपी क्लियर नहीं हुई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था एक बार देखकर बताएंगे, ये नंबर कौन सा है, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है आपका, या आईटीजी नंबर कौन सा है, वटएवर जो भी है। ठीक है, आपको अपनी फोटोकॉपी क्लियर रूप से सबमिट करनी है। टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस कोशिश कीजिए आप कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। Is it clear to all of you? Say clear in the chat box. जल्दी से say clear in the chat box. आगे बढ़ते हैं फिर। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स से भी आपको इंफॉर्म करने वाला हूं। चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। प्रपोजल फाइलों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन, कुछ भी घटाना अथवा बढ़ाना हमारी ओर से नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से आप हमें प्रपोजल अपनी सबमिट करके जाएंगे एज इट इज फॉर्म में, वो आपकी फाइल एजेंसी की टेबल पर रख दी जाएगी, जिस पर हमारी ओर से जो समय निर्धारित किया गया है, यानी कि 17 और 18 में, दोनों दिनों में लगातार अलग अलग कंपनी, अलग अलग एनजीओ अपने अपने प्रपोजल सबमिट करके जाएंगी। 20 तारीख तक यानी कि 19 और 20 को हमारी ओर से संबंधित फंडिंग एजेंसीज तक आपकी फाइल को पहुंचा दिया जाएगा फिजिकली इन द सेल्फ प्रेजेंस। क्लियर? हमारी टीम के द्वारा सेल्फ प्रेजेंस के साथ फेस टू फेस, मैन टू मैन आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो फंडिंग एजेंसी की टेबल पर पहुंचा दी जाएंगी। इस बात को निर्धारित करते हुए, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि यदि आपका प्रपोजल हेल्थ सेक्टर का है तो हमारे पास कौन कौन सी फंडिंग एजेंसी हैं जो हेल्थ सेक्टर में डील करती हैं। क्लियर है? आपका प्रपोजल 10 लाख का है तो इस बात को पहले सुनिश्चित कर लिया जाएगा किस एजेंसी के पास 10 लाख या उससे अधिक का फंड अवेलेबल है। तो इस बात की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि किस फंडिंग एजेंसी के पास आपका प्रपोजल जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जहां पर आपके प्रपोजल को, जहां पर आपका प्रपोजल, आपकी योग्यता आर्ताएं जो है मैच हो रही होंगी, वहां उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी को आपका प्रपोजल 20 तारीख तक सबमिट कर दिया जाएगा। जैसा कि जिन कंपनियों के साथ बात हुई है उनके अनुसार, उनके दावे के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, आगामी 2 डेटों की मैं कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूं। बीइंग पब्लिकली मैं क्लियर रूप से अनाउंस कर रहा हूं, आगामी जो 2 डेट हैं मैं उसके लिए बिल्कुल भी सर्टेन नहीं हूं। अकॉर्डिंग टू द क्लेम ऑफ द फंडिंग एजेंसी, फंडिंग एजेंसी ने जैसा हमें क्लेम किया है, हमें बताया है कि हम आपको 23 तारीख तक इन फाइलों की छटनी करके और लिस्ट बनाकर आपको प्रोड्यूस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द फंडिंग एजेंसी 23 तारीख तक वो अपनी छटनी करने के बाद जो सिलेक्टेड और रिजेक्टेड फाइल्स हैं उसकी लिस्ट, उसकी जानकारी हमें प्रोवाइड कर देंगे। और उनकी कथनी के अनुसार अगर हमें 23 अथवा 24 को लिस्ट अगर मिल जाती है तो 25 दिसंबर को हमारी ओर से लिस्ट पब्लिकल कर दी जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर 25 को रिजल्ट क्लियर हो जाता है, फंडिंग एजेंसीज के द्वारा चयनित और गैर चयनित संस्थाओं की अगर लिस्ट ओवर कर दी जाती है, तो ऐसे में जैसा कंपनी ने हमें क्लेम किया है, जैसा कंपनी ने हमसे वादा किया है, जैसा कंपनी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है और हमसे प्रॉमिस किया है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और इस टाइम के अनुसार हम विद इन ए वीक जो संबंधित चयनित एजेंसी है उसके अकाउंट में उसका पैसा हम ट्रांसफर कर चुके होंगे।
उनके द्वारा बताई गई डेट के हिसाब से 30 दिसंबर तक आप लोग अगर चयनित होते हैं तो ऐसे में आपकी ग्रांट आपको संबंधित फंडिंग एजेंसी से मिल जानी चाहिए। ऐसा एक प्रस्तावित हम समय अनुमान लगाकर चल रहे हैं। इसमें 10-5 दिन 15 दिन आगे पीछे होना स्वाभाविक है। आपके सिलेक्शन की स्थिति में, इन केस ऑफ योर सिलेक्शन, आगे आपके साथ जो भी कार्रवाई होती है, फंडिंग एजेंसी आपसे कोई क्लियरेंस मांगती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन मांगती है, किसी प्रकार का कोई आपसे इंफॉर्मेशन की क्लियरेंस मांगती है, तो वो आपको संबंधित एजेंसी को डायरेक्टली जो है आपको कम्युनिकेट करके पहुंचानी होगी। उसके लिए बीच में हमारा कोई रोल नहीं होगा, इसलिए आपको अपनी संबंधित संस्था का मेल आईडी इस पर मेंशन करना है। उस मेल को हमेशा चेक करते रहिएगा। हमारी ओर से 25 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। इन केस ऑफ लेट हो सकता है 26 हो जाए, 27 हो जाए, 28 हो जाए, 29 हो जाए या 30 हो जाए, राइट। जैसे ही कंपनी की तरफ से हमें कंफर्म किया जाता है, हमारी ओर से लिस्ट आपको सार्वजनिक रूप से बता दी जाएगी। उसके लिए आज ही बता रहा हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। और अगर कुछ फॉलो अप आपको बाकी के लिंक्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, द एनजीओ गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे हमने आज आपको वीडियो के रूप में आकर इंफॉर्मेशन दी है, वैसे ही हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जिस दिन इस लिस्ट को ओवर किया जाएगा उस दिन एक वीडियो के माध्यम से भी संबंधित और चयनित संस्थाओं की लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा और बोलकर भी बता दिया जाएगा। से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो। से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। चलिए जी, नेक्स्ट स्क्रीन की ओर बढ़ रहा हूं मैं अपनी। ध्यान दीजिएगा, इस कैंप के अंदर आने के लिए प्रियर अपॉइंटमेंट आपका बुक होना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, आपने अपना टाइम स्लॉट बुक किया है 1 बजे से लेकर 1:15 बजे तक, तो आपको सिर्फ 1 बजे से लेकर 1:15 के बीच में ही एंटरटेन किया जाएगा। आप 2:30 बजे पहुंच रहे हैं, 3 बजे पहुंच रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि सर मैं जाम में फंस गया था, लेट हो गया था, वेन्यू ढूंढने में मुझे समय लग गया। आपका कोई भी एक्सक्यूज हो, उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ स्पेशल इमरजेंसी ओनली, यानी कि आप दिल्ली या आसपास के क्षेत्र से नहीं हैं, आप बाहरी राज्य से हैं, ध्यान दीजिएगा, आप बाहरी राज्य से हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास लगने वाले राज्यों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के साथ लगने वाले राज्यों को इस लिस्ट से बाहर किया गया है। आप यूपी से हैं, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप हरियाणा से हैं, आप लेट हो गए, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप महाराष्ट्र से हैं, आपकी सीमा दिल्ली से नहीं लग रही है, राइट। आपको उस स्पेशल कंडीशन के अंदर कि आप बाहरी राज्य से हैं और आपको वेन्यू पर पहुंचने में लेट हो गया है, ऐसे में आपको एंटरटेन तो किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल टाइम के बाद, क्योंकि कैंपिंग के जो शेड्यूल अपॉइंटमेंट टाइम है वो 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे का है। यानी कि अगर आप अपने वेन्यू से जरा भी लेट हो जाते हैं तो फिर आपको शाम के 6 बजे तक बैठकर वेट करना पड़ेगा। एंड यू विल बी नॉट टू बी देयर इन द प्रीमाइस। यानी कि आप सोचे कि मैं वहां कैंपस के अंदर बैठा रहूं, अलाउ नहीं होगा। आपको कैंपस उसी समय छोड़ना होगा अगर आप लेट पहुंचे तो, और आपको कैंपस में दोबारा एंटरटेन किया जाएगा, एंटर किया जाएगा 6 बजे के बाद। से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको यह बात स्पष्ट हो गई है तो। अगर आप अपने गिवन टाइम फ्रेम से लेट हो जाते हैं तो इन केस ऑफ स्पेशल कंडीशंस ओनली, यानी कि अगर आप बाहर या दूर के राज्य से हैं तो आपको एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन कैंप का जो टाइम है 9 to 6 उसके बाद। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। हाउ टू बुक योर अपॉइंटमेंट।
आपको अपना अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है? सिंपली यू हैव टू डायल 9991997003। आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के नंबर पर आज अथवा कभी भी किसी भी कंडीशन में आप व्हाट्सएप कॉल ना करें। व्हाट्सएप कॉल्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस नंबर। मैं कई बार बताता हूं, उसके बावजूद कई बार संस्थाएं मुझे व्हाट्सएप कॉल करती हैं और मजबूरन परेशान होकर मुझे कॉल उठाकर कहना पड़ता है, भैया डायरेक्टली कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल्स अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप कॉल इसलिए अलाउड नहीं की जाती है क्योंकि फिजिकल जो कॉल होती हैं आपकी, वो हमारे सिस्टम पर रिकॉर्डेड होती हैं, जिसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार के हमारी और आपकी बातचीत में कभी इन भविष्य कोई आपको क्लेम करता है या आप मुझे क्लेम करते हैं कि सर आपने तो ऐसा कहा था, उस समय वक्त जरूरत वो रिकॉर्डिंग हमारे काम आए, इसलिए व्हाट्सएप कॉल्स अलाउड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कॉल करें, सिर्फ अभी के लिए नहीं, भविष्य के लिए। व्हाट्सएप कॉल इस नंबर पर अलाउड नहीं है, इसीलिए स्टेटस के अंदर, यानी कि व्हाट्सएप के अंदर जब आप वो स्टेटस मेंटेन करते हैं, आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, आई एम इन ए मीटिंग, आई एम इन ए डिनर, आई एम वंडरिंग हियर एंड देयर, वहां क्लियर रूप से मेंशन किया गया है व्हाट्सएप कॉल्स आर नॉट अलाउड ऑन दिस नंबर। तो प्लीज 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 हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, कोई भी साथी व्हाट्सएप कॉल का प्रयोग ना करे। चलिए जी, ध्यान दीजिएगा, आपको कॉल पर कंफर्म करना है कि आप 17 तारीख को आ रहे हैं या 18 तारीख को पहुंच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका जो समय है, समय किस हिसाब से डिसाइड करना है मैं फिर बता देता हूं। अगर आपको पता है कि आप दिल्ली में, आपकी ट्रेन का टाइम है 12 बजे, समझ के चलिएगा, अगर दिल्ली आपका टाइम है 12 बजे, तो यकीन मानिए अभी कोहरा धुंध बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हो सकता है आपकी ट्रेन घंटा 2 घंटा लेट हो जाए। क्लियर है? आप 1 या 2 घंटे तो पहले वहां जोड़ लीजिएगा। उसके बाद दिल्ली से लेकर जब आप वाया मेट्रो, वाया कैब, वाया टैक्सी, वाया कैब, बाइक, ई बाइक, ओला बाइक, व्हाटएवर जो भी आप यूज करते हैं, आप उसके माध्यम से, बस ट्रेन जिस भी माध्यम से आप दिल्ली से बहादुरगढ़, जिसकी दूरी 28 से 36 किलोमीटर के बीच में है, यानी कि आप पुरानी दिल्ली उतरते हैं 28 किलोमीटर, नई दिल्ली उतरते हैं 32 किलोमीटर, निजामुद्दीन उतरते हैं 36 किलोमीटर, राइट? तो अलग अलग दूरियां हैं क्योंकि दिल्ली के अलग अलग स्टेशन हैं, दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन। आप एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं 42 और 44 किलोमीटर, राइट? तो उसके हिसाब से बहादुरगढ़ तक पहुंचने की दूरी का अनुमानित समय 2 घंटे आप पहले से, सॉरी 2.5 घंटे आप पहले से तय कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सही कह रहा हूं या एयरपोर्ट के हिसाब से टाइम और बढ़ाऊं? नहीं नहीं, 2.5 घंटा सही है सर। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। यानी कि 2.5 घंटे आप वहां पर जोड़ लेंगे, यानी कि दिल्ली जब आप पहुंच रहे हो उसके बाद लगातार 3 से 4 घंटे के गैप के बाद जो टाइम आपका आ रहा हो, आप उसको लिखवाइए कि सर मैं लगभग यहां पर 3, मान लीजिए आपकी ट्रेन 11 बजे उतार रही थी, आपने उसमें सीधे सीधे 3, 3.5 घंटे या 4 घंटे जोड़ दिए हैं, यानी कि 4 घंटे जोड़ने के बाद आपका अनुमानित समय आया 3 बजे, तो आप अपना स्लॉट बुक करेंगे 3:15, 3:30, 3:45, 4 बजे का। क्लियर है? क्लियर है? जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो। सर आनंद विहार बस अड्डे से भी दूरी लगभग 42 से 46 किलोमीटर के आसपास आती है। चलिए जी, अब ध्यान दीजिएगा, टाइम स्लॉट आपको 15 मिनट का मिलेगा। काफी लोग पूछते हैं सर हमारे रहने की व्यवस्था, सर हमारे खाने की व्यवस्था। भैया जी, मैं अपनी शादी में नहीं बुला रहा हूं, आप ग्रांट प्रपोजल जमा करने आ रहे हैं, आप वेन्यू पर पहुंचेंगे, ग्रांट प्रपोजल सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको अपने गंतव्य को निकल जाना है। आप दूर से आए हैं, थकान है, आप संबंधित आसपास, आपको दिल्ली में जहां भी होटल्स लेने हैं, आप अपना होटल बुक कर सकते हैं। आपको आराम करना है, आप आराम कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मेरी लगातार वापसी की ट्रेन है, आप वापस जा सकते हैं। किसी के भी रुकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको वहां रुकना पड़े। सिर्फ 15 मिनट का आपको जो है समय दिया जाएगा आपके अपॉइंटमेंट स्लॉट का। हाँ, आप चाहते हैं कि आप इतनी दूर तक चल के आए हैं और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ समय चाहिए मुझसे, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप तब तक मार्केट घूमिए, एंजॉय कीजिए और शाम को 6 बजे आ जाइए। शाम के 6 बजे के बाद मैं आपके लिए पब्लिकली अवेलेबल हो जाऊंगा, राइट? चलिए,
बात करते हैं, यू विल हैव टू सबमिट योर प्रपोजल इन इंडेक्स फाइल विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। आपको इस इंडेक्स फाइल के अंदर ही आपके प्रपोजल एक्सेप्ट किए जाएंगे। आप थैली में कागज लेकर आ रहे हैं, आप अखबार में लपेट कर लेकर आ रहे हैं, राइट, आप उसको बाइंड करवा के लेकर आ रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, जो गाइडलाइंस हमें मिली है मैं उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि आपको प्रपोजल कैसे जमा करना है। द फाइल्स, द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड इन द इंडेक्स फाइल ओनली। और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आप कोई भी ग्रांट एप्लीकेशन आप करने जा रहे हैं, राइट, करना क्या है, कोशिश कीजिए आप अपने ग्रांट एप्लीकेशन को 3 कॉपियों में बनाइए। क्लियर है? आपके डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपके प्रोफाइल, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो सबकी जब आपने एक फाइल बना ली है ना, उसको 3 कॉपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। राइट, आपने उन फाइलों को 3 कॉपी में कन्वर्ट किया, और इस प्रकार के ये जो ब्राउन वाली फाइल आती हैं, ये जो ब्राउन वाली फाइल आती हैं, राइट, इसके अंदर आपने एक कॉपी को डाल दिया, यानी कि वो जो पेपर्स हैं आपके, उनको एक इसके अंदर ब्राउन फाइल के अंदर आपने जो है इसमें अटैच कर लिया, राइट, इसके अंदर आपने अटैच कर लिया। आप चाहें तो सुआ या आपकी जो पंचिंग मशीन होती है उसके माध्यम से इसमें आप छेद कर सकते हैं, राइट। एक फाइल, एक कॉपी आपकी ये रेडी हो गई है। सेकंड कॉपी आपको फिर रेडी कर लेनी है, थर्ड कॉपी एक और रेडी कर ली है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो 3 कॉपीज में सबमिट की जाएगी, राइट, वो 3 कॉपीज में सबमिट की जाएगी। अब इन तीनों कॉपियों को, अब ये जो आपकी तीनों फाइल हैं, इनको आप व्यवस्थित रूप से इस इंडेक्स फाइल के अंदर अटैच कर देंगे। क्या करेंगे अब इन तीनों फाइलों को आप इस इंडेक्स फाइल के अंदर अटैच कर देंगे। क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा हैं और आपको पंचिंग करने में दिक्कत आ रही है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप इसका यूज मत कीजिएगा, आप इन ये जो ब्राउन फाइल है इसका यूज मत कीजिएगा। आप क्या करेंगे, फोटोकॉपी पेपर रखने के लिए A4 जो है आपकी सॉरी प्लास्टिक बैग आते हैं A4 साइज के, राइट, पॉलिथीन्स होती हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन होती हैं, जिसके अंदर एक फोटोकॉपी करने वाला आपको फोटोकॉपी पेपर्स देता है, राइट। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिथीन्स के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन आप अटैच कर सकते हैं। 3 फाइलों के रूप में आपको जो है डॉक्यूमेंट देने हैं, और उसको इस फाइल के अंदर पंचिंग करके आप इसमें डिस्क्लोज कर देंगे। आई थिंक सो इसका काम हो गया कंप्लीट। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपना प्रपोजल 3 कॉपियों में सबमिट करना है। 3 कॉपियों में क्यों लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। आपकी इच्छा है आप 3 कॉपी लेकर आ रहे हैं, आपकी इच्छा है आप 4 कॉपी लेकर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कम लेकर आ रहे हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके प्रोफाइल और आपके एरिया ऑफ इंटरवेंशन और आपके बजट के हिसाब से हमें लग रहा है कि हमारे पास एक से अधिक एजेंसीज अवेलेबल है, यानी कि कंपनी ए भी आपको फाइनेंस कर सकती है, कंपनी बी भी कर सकती है, कंपनी सी भी कर सकती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी फाइल को हम तीनों कंपनियों को प्रोवाइड कर दें, एटलीस्ट कहीं से पास होने की उम्मीद हो। और ऐसा नहीं कि हमने जमा करवा दी तो पास ही हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि वो पास हो जाएगी। सिर्फ हमारा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा फंडिंग एजेंसीज तक आपकी फाइल को सबमिट करें। सर टोटल 3 कॉपीज, केवल 1+3 नहीं, ओनली 3 कॉपीज। आप एक को मास्टर कॉपी बोले तो 2 फोटो कॉपी, राइट, आप अगर एक को मास्टर कॉपी बोल रहे तो 2 फोटो कॉपीज, है ना, आप जिस भी वे में समझें। 3 कॉपियों के अंदर 3 कॉपीज केवल। भारती फाउंडेशन समझ में आ गया सर? केवल 3 फाइलें आपको बनानी है, ठीक है। आप एक को मास्टर कॉपी कह सकते हैं, 2 को फोटोकॉपी कह सकते हैं, आप तीनों फोटोकॉपी करके लेकर आ रहे हैं, आप तीनों कलर प्रिंट में लेकर आ रहे हैं तो तीनों की तीनों मास्टर कॉपी हैं, व्हाटएवर जो भी आप समझना चाहें। इससे संबंधित कुछ जो प्रश्न आपके मन में हैं वो आपको एफएक्यूज के रूप में यहां दिए गए हैं। जैसे कि जो प्रश्न है मैं कुछ को यहां पर पढ़ देता हूं। मैं किस डेट को आऊं, किसी भी डेट को, 17 या 18 में से एक दिन। क्लियर है? क्या ये कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम है? नहीं, ये कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम नहीं है,
यहां पर आपको सिर्फ 15 मिनट का अपॉइंटमेंट फ्रेम मिलता है, जिसके अंदर आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना होता है। क्या मैं अपने इस वेन्यू पर अपने स्टाफ या अपने किसी कलीग के साथ आ सकता हूं? बिल्कुल, आप अपने किसी स्टाफ या कलीग के साथ आ सकते हैं, लेकिन जब आप फाइल अंदर सबमिट कर रहे होंगे टू द बेंच, जो पर्टिकुलर बेंच बनाई गई है इसके लिए, जब आप उनके पास फाइल सबमिट कर रहे होंगे तो वहां पर पैनलिस्ट टीम के सामने सिर्फ आप ही अलाउड होंगे, दूसरा व्यक्ति उसे बाहर बैठना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी। इज देयर एनी चार्ज टू बुक अपॉइंटमेंट? क्या अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कोई पैसा देना है? नहीं, किसी भी प्रकार का चार्ज आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए भी नहीं देना है। इज देयर एनी चार्ज टू सबमिट ग्रांट एप्लीकेशन? क्या यह ग्रांट प्रपोजल सबमिट करने के लिए कोई चार्ज देना है? बिल्कुल भी नहीं, 1 रुपया भी आपको वहां नहीं देने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, कोई रुपया आपको सबमिट कहीं भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे डेफिनेटली ग्रांट मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऑर्गेनाइजर यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, द एनजीओ गुरु, मैं अथवा कोई भी ऑर्गेनाइजर टीम का सदस्य इस बात को बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता है कि ग्रांट प्रपोजल सबमिट करने का मतलब है कि आपको ग्रांट मिल गई। बिल्कुल भी नहीं। यह डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके एक्सपीरियंस, आपके बजट, आपकी फंडिंग एजेंसी की जो उनकी खुद की टीएनसी है, टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसमें अगर आप फिट बैठते हैं, आपका कैंडिडेचर फिट बैठता है, तो उस केस में आपका जो है ग्रांट प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। आपके ग्रांट प्रपोजल के एक्सेप्ट होने की किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम या कोई भी दावा ऑर्गेनाइजर टीम नहीं करती है। क्या अगर मेरा ग्रांट प्रपोजल अप्रूव हो गया तो मुझे कुछ देना पड़ेगा? नहीं। आपकी ग्रांट जमा करना हो, आपका मंजूर हो जाए, आपको ग्रांट मिल जाए, किसी भी स्थिति में आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी प्रकार के कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आई एम कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट, मैं दूसरे राज्य से आ रहा हूं, कैन आई स्टे देयर टू टेक रेस्ट ऑफ माई जर्नी? मैं सर बाहर से आया हूं, क्या मैं वहां कैंपस में थोड़ी देर लेट सकता हूं, आराम कर सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। आपको कैंपस में आपके शेड्यूल टाइम के 15 मिनट पहले एंटर करने की परमिशन दी जाएगी और आपके सबमिशन के 5 मिनट के अंदर आपको कैंपस छोड़ देना होगा। इसके अलावा आपको 1 मिनट की भी इजाजत ऊपर नहीं दी जाएगी और ना ही वहां पर किसी प्रकार की कोई एकोमोडेशन फैसिलिटी या आराम करने संबंधित व्यवस्थाएं वहां आपके लिए दी गई है। कोई भी व्यवस्थाएं वहां पर ऐसी नहीं दी गई है। क्लियर है? क्लियर है? आने से आपके अपॉइंटमेंट स्लॉट से आप कहे जी मेरा अपॉइंटमेंट 3 बजे का है, मैं 9 बजे आके बैठ सकता हूं क्या? मेरी ट्रेन सुबह 9 बजे उतार रही है। बिल्कुल भी नहीं। आप मार्केट में घूमिए, आप दिल्ली घूमिए, आप कुछ भी कीजिए, सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा पहले ही आपके अपॉइंटमेंट टाइम से 15 मिनट से आधा घंटा पहले आपको एंटर किया जाएगा और जैसे ही आप अपना प्रपोजल सबमिट करके निकलते हैं, तुरंत आपको कैंपस विद इन 5 मिनट्स एग्जिट करना होगा। चलिए जी, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इफ आई माई लेट फ्रॉम द फिक्स अपॉइंटमेंट टाइम, कैन आई सबमिट माई ग्रांट एप्लीकेशन देयर? अगर मैं अपने फिक्स अपॉइंटमेंट टाइम से लेट हो जाता हूं तो क्या मैं अपना प्रपोजल सबमिट कर सकता हूं? नो। आपको फिक्स अपॉइंटमेंट टाइम के बाद बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं कि इन केस ऑफ स्पेशल कंडीशंस, आप भारी राज्य से हैं और किसी स्पेशल कंडीशन में आप लेट होते हैं, स्पेशल कंडीशन आपको प्रूव करनी होगी, राइट? आप स्पेशल कंडीशंस में आप वहां पहुंच रहे हैं, लेट हो गए हैं, तो उस परिस्थिति में ही आपको शाम को 6 बजे के बाद आपकी फाइल ली जा सकती है, लेकिन दैट इज नॉट श्योर। मैं फिर कह रहा हूं, स्पेशल कंडीशन कहने का मतलब है कि आपको प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं प्रूव कर सके तो पता लगे शाम को 6 बजे भी आपका प्रपोजल नहीं लिया गया और आपको खाली हाथ वापस जाना पड़े। इसलिए बी ऑन टाइम, राइट? कैन आई सबमिट द ग्रांट एप्लीकेशन ऑनलाइन और वाया रजिस्टर्ड पोस्ट? क्या सर मैं डाक से भेज दूं, ऑनलाइन जमा कर दूं? नहीं, केवल इन पर्सन एप्लीकेशन ही अलाउड है। अब दूसरा सवाल आता है कि सर क्या मैं अपनी जगह किसी व्यक्ति को भेज सकता हूं, मेरे किसी ऑथराइज सिग्नेचरी को भेज सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, आपकी ग्रांट एप्लीकेशन के लिए कोई भी व्यक्ति अदर देन गवर्निंग बॉडी मेंबर अलाउ नहीं होगा। आपकी गवर्निंग बॉडी मेंबर के अलावा कोई भी व्यक्ति वहां पर ग्रांट एप्लीकेशन अगर जमा करने आता है, किसी भी संस्था की फाइल लेकर आता है, तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा।
भले ही उसके पास ऑथराइजेशन लेटर हो, भले ही उसके पास ऑथराइजेशन लेटर हो, लेकिन उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर आप अपनी संस्था में से किसी को भेजना चाहते हैं एज योर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो उस व्यक्ति का नाम आपकी जो लिस्ट है, गवर्निंग बॉडी लिस्ट, उसके अंदर होना चाहिए। पहली चीज, आपके एनजीओ दर्पण में उसकी एंट्री होनी चाहिए उस व्यक्ति के नाम की, और वो व्यक्ति अपनी आईडी के साथ, अपनी आईडी के साथ हर एक व्यक्ति को आना है, अपना आधार कार्ड हमेशा लेकर ही आना है। अगर आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में असफल रहते हैं, तो ऐसे में आप भले ही अपनी संस्था के अध्यक्ष हों, कोषाध्यक्ष हों, सचिव हों, खुद डायरेक्टर हों, खुद मालिक हों, मैं आपसे परिचित हूं, मैं आपसे मिल चुका हूं, मैं आपको जानता हूं, लेकिन वहां पर उस समय टीम आपको नहीं जानती है। ध्यान रखिएगा, टीम आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी। आपको अपना आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर आना है, आपका आधार कार्ड, और अपनी जो विवरण तालिका है, जो आपकी मेंबर लिस्ट है, उससे आपको पहले वेरीफाई कराना है बाहर गार्ड कोई कि ये मेरी फाइल है, इसमें मेरा नाम यहां पर अंकित है, ये मेरी आईडी है। आपका लिस्ट में अगर नाम होगा, दर्पण पर आपका नाम होगा, तो आपको एंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप किसी और कंपनी का, किसी और संस्था का, किसी और एनजीओ का, अपने मित्र के एनजीओ का, मेरी दादी के एनजीओ, मेरे रिश्तेदार के एनजीओ, किसी की एनजीओ के लिए किसी भी अदर पर्सन को जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। चलिए जी, सर मैं यहां से आ रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं, क्या मुझे आने जाने का भाड़ा मिलेगा? नहीं। जब मैं अपने बच्चों की शादी में आपको बुलाऊंगा, तो बिल्कुल मैं आपको टिकट देकर बुलाऊंगा सर, लेकिन यहां आप अपनी ग्रांट प्रपोजल की एप्लीकेशन के आ रहे हैं, तो आप अपने निजी खर्चे पर ट्रेन, प्लेन, आप जो है हेलीकॉप्टर से आइए, प्लेन से आइए, ट्रेन से आइए, बाइक से आइए, कार से आइए, वट एवर एंड हाउ एवर, आप कैसे भी पहुंचे, आप अपने निजी खर्चे पर पहुंचेंगे। आपको वहां आने के बाद आप लेट हो गए, समझिएगा, आप लेट हो गए, आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल चला गया, अब इतना टाइम नहीं बचा, आपको कल जमा करना है, तो आपको गलती से होटल में रुकना पड़ गया नेक्स्ट डे वेट करने के लिए, क्योंकि अब तो आपको ऑफिशियल टाइम के बाद अटेंड किया जाएगा। तो उस सभी कंडीशंस में आपके द्वारा वहन किए जाने वाले हर एक खर्चे के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं, और ना ही हमारी ओर से किसी प्रकार की कोई असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी कि सर मुझे यहाँ का होटल बता दो, सर आपको होटल लेने नहीं जाएंगे, छोड़ने नहीं जाएंगे, ना बता पाएंगे, क्योंकि मेरा अपना शेड्यूल रहेगा, मुझे कंपनी वालों से भी लगातार कांटेक्ट में रहना है। जो सेशंस वहां चल रहे होंगे, यानी कि जब आप अपना ग्रांट प्रपोजल वहां सबमिट कर रहे होंगे, वो टोटल सैंपस जो है सेशंस, और वो टोटल कैंपस रिकॉर्डिंग सेशन में रहेगा, जिससे कि हम फंडिंग एजेंसी को प्रूव कर सकें कि इस आवेदनों के लिए इन पर्सन एप्लीकेशन ली गई है, किसी की सिफारिश मंजूर नहीं की गई है, किसी से किसी प्रकार की कोई ब्राइब, रिश्वत या कोई पैसा जमा नहीं करवाया गया। इसलिए पूरा कैंपस ऑन कैमरा रहेगा, यानी कि वहां पर रिकॉर्डिंग्स ऑन रहेंगी, तो आप ऐसी कोई भी हरकत करते ना पाए जाएं कि कल को आपको जो है ऑर्गेनाइज टीम द्वारा जो है आपको रोका टोका जाए अथवा आपको क्लेम किया जाए। राइट, चलिए जी। यात्रा के दौरान बचिए कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लैपटॉप, इस टाइप की चीजें मत लेकर आइएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, लैपटॉप वगैरह इस टाइप की चीजें मत लेकर आइएगा। इन केस अगर आपको लगता है कि कहीं कोई गलती से डॉक्यूमेंट आपसे छूट ना जाए, तो आप अपने हार्ड कॉपीज को, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल कॉपीज हैं, उनको स्कैन करके एक पेन ड्राइव में रख लीजिए। किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है, तो आप उस समय उसका प्रिंट आउट कहीं भी जाके निकलवा सके, क्योंकि यात्रा के दौरान कैंपस में या कैंपस के अंदर अथवा बाहर कहीं भी आपका कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, कोई लैपटॉप, ऐसी कोई भी वस्तु छूट जाती है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजर टीम जिम्मेवार नहीं होगी, यानी कि यात्री अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार बने। यात्रा के दौरान अगर आपका कोई सामान गुम हो जाता है, डॉक्यूमेंट गुम हो जाते हैं, तो आप ऑर्गेनाइजर को क्लेम नहीं कर सकते कि सर मैं आपके यहाँ आ रहा था और मेरा ये नुकसान हो गया। क्लियर है? आप कोई भी कीमती चीज अपने साथ लेकर ना चलें, और यात्रा में होने वाले नुकसान, असामयिक नुकसान से, वहां आने से आप नुकसान जो है उठाने से बचें। आगे बात करते हैं, विल आई हैव ए चांस टू मीट फंडिंग एजेंसी या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीएसआर कंपनी? क्या मुझे वहां पर सीएसआर कंपनी या उसके रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, हालांकि हमारे पास कुछ फंडिंग एजेंसियां वहां पर आएंगी कैंपस की व्यवस्थाएं देखने, या वहां किस प्रकार से एप्लीकेशन ली जा रही है, क्या लेन देन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, वट जो भी है, उन सब चीजों पर नजर रखने के लिए हो सकता है कोई फंडिंग एजेंसी हमें विजिट करे, लेकिन आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं होगी
कि आप उनसे मिलें, क्योंकि उनको अलग कैंपस में जो है व्यवस्था उनकी की जाएगी, ऑफिस में उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। आपका जो कैंपस है सबमिशन का वो अलग रखा जाएगा। तो आप इस चीज की बिल्कुल उम्मीद लाए करना है। कहीं आप वहां आकर कहें कि सर मैं तो इतनी दूर से प्लेन से खर्च करके आया और मैं तो इस चक्कर में था कि यहाँ पर जो है अडानी फाउंडेशन आने वाली है तो अडानी जी से मिलके जाता। नहीं, ठीक है जी, ना यहाँ अडानी फाउंडेशन आ रही है, ना आप अडानी जी से मिल पाएंगे। ठीक है जी, तो आप इस चीज के लिए बिल्कुल क्लेम ना करें कि वहां आप किसी फंडिंग एजेंसी से मिल सकेंगे। ठीक है, वो एक बात की बात है। आप बाई चांस आपके सामने कोई फंडिंग एजेंसी बैठी है, बाई चांस आपको कोई फंडिंग एजेंसी डायरेक्टली टोक दे कि भाई आपका प्रपोजल ये कैसा है, क्या है, वो अलग चीज है। लेकिन हम इस चीज को क्लेम नहीं करते हैं कि फंडिंग एजेंसी से आपकी मुलाकात करवाई जाए या उसके रिप्रेजेंटेटिव से आपकी मुलाकात करवाई जाए। चलिए जी, विशेष निर्देश मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी मैनर में, किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन ना करें। इवन देन चाहे आपको पता हो कि ये फंडिंग एजेंसी का मालिक है या फंडिंग एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो कहता है कि भैया इस फाइल के साथ 500 रुपए जमा कर दो, अगर आप 500 रुपए आप दे रहे हैं तो उसके लिए आप स्वयं अपने रूप से जिम्मेवार हैं। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर कैंपस या कैंपस के बाहर आप इस प्रकार का कोई भी लेन देन करते हैं तो आप स्वयं निजी रूप से इस प्रकार के किसी भी नुकसान के जिम्मेवार खुद होंगे। कोई भी लेन देन ना करें प्लीज, किसी के साथ कोई भी लेन देन ना करें। और डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया कि इस कैंप के दौरान आप विजिट करते हुए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ ना लेकर आए, जिससे कि कोई भी लॉस्ट या डैमेज की स्थिति में आप ऑर्गेनाइजर को क्लेम ना कर सके। चलिए जी, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट की, कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लेकर आने। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको लेकर आने हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट की बात करते हैं। प्लीज कोई भी स्क्रीनशॉट ना ले, मैं पूरा मौका दूंगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, प्लीज मैं आपको पूरा मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। प्लीज ध्यान से पहले सुन लीजिए और समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए, क्योंकि आप जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीन पर ना काफी निशान हो जाते हैं, राइट? तो वो निशान मत होने दीजिए प्लीज। मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बताने के बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगा। सबसे पहले करना क्या, ध्यान दीजिएगा। आपकी फाइल के अंदर आपको मिलता है एक इंडेक्स पेज, दिख रहा है आपको? यहां पर आपको डॉक्यूमेंट वाइज मेंशन करना है। पहली चीज, डॉक्यूमेंट का नाम और पेज नंबर। क्लियर है? डॉक्यूमेंट का नाम और पेज नंबर। अब करना क्या है, सबसे पहले क्या लगाना है, ये आपका होगा कंटेंट पेज, कि किस पेज पर कौन सा कंटेंट आपका। ये कंटेंट पेज इसको कहा है मैंने, जो इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो अलग से आप बना सकते हैं, इसके अंदर अवेलेबल आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग से आप एक कंटेंट पेज बनाकर उसके अंदर आप एनक्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है एक कवर लेटर। कवर लेटर आपके लेटर हेड पर बनता है। एक एप्लीकेशन जो आप फंडिंग एजेंसी को देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो टू का कॉलम है जिसको हम भेजते हैं, प्रेषक वाली जो कॉलम है, वो 3 लाइनें आपको ब्लैंक रखनी है। क्लियर है? सिक क्लियर इन द चैट बॉक्स की आपको तीनों फाइलों पर फंडिंग एजेंसी का नाम नहीं लिखना है। से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से। तीनों कॉपीज में जो आपका लेटर लगा होगा उस पर आप फंडिंग एजेंसी का नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है जी? पहला क्या हुआ आपका कवर लेटर। कवर लेटर के बाद क्या लगाना है आपको, अपनी डिटेल्ड ग्रांट प्रपोजल। जो आपकी प्रपोजल फाइल है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो डिटेल में होना चाहिए। कंसेप्ट नोट राइटिंग नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट नोट नहीं चलेंगे। जो अभी रिसेंटली कुछ संस्थाएं जो हमारी ट्रेनिंग से अभी अभी निकल कर आई हैं, कहीं वो अपने माइंड में वो कंसेप्ट नोट लेकर मत चलिएगा। वो डाक वाला प्रोसेस है, वो पर्टिकुलर अलग, वो अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस। ये डायरेक्ट आपका कंपनी के पास जा रहा है और वहां पर इतना टाइम नहीं है कि आपके कंसेप्ट को कंपनी समझेगी, फिर आपको अच्छा लगा तो आपको बुलाएगी, आपके साथ मीटिंग या रिप्रेजेंटेशन का टाइम फिक्स करेगी। नहीं, आपको डायरेक्टली अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल लेकर आना है। इसके साथ आपकी बजट शीट भी इंक्लूड होनी चाहिए, यानी कि पूरा बजट जो आपको चाहिए फंडिंग एजेंसी से, वो बजट शीट आपको पूरी लेकर आनी है, राइट? यानी कि आपका पहला हो गया कंटेंट पेज, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन लगी होगी, एप्लीकेशन के बाद आपका डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल, आपका 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, जितने का भी है वो। उसके बाद एक बजट शीट आपकी लगी होगी। बजट शीट के बाद, ध्यान दीजिएगा, बजट शीट के बाद आपको एक पेपर लगाना ब्लैंक। हर एक चीज के बाद देखिए,
पहले आपने कंटेंट पेज लिखा, उसकी टाइटल है कंटेंट पेज, फिर आपने लगा कवर लेटर, उसका टाइटल है कवर लेटर, राइट, आपके लेटर हेड पर है वो। उसके बाद आप प्रपोजल लगा रहे, तो पहला जो पेज होता है, आपने देखा है प्रपोजल के अंदर पहला पेज एक बनाते हैं हम, ठीक है, तो वो आपका पेज लगा होता है, आपका प्रपोजल हो गया। फिर उसके बाद बजट शीट होगी, उसका टाइटल है बजट शीट। अब आपको एक ब्लैंक पेज यूज करना है, उस पर लिखना है एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन। क्या लिखना है? एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन। उस पेज को आप साथ में लगा देंगे, एक पेज जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन, वो आप लगा देंगे बीच में। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन को स्टार्ट कीजिए। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या? संस्था के रजिस्ट्रेशन की कॉपी, संस्था के पैन कार्ड की कॉपी, मैंडेटरी जो जो है वो बता रहा हूं मैं आपको, आपका दर्पण से रिलेटेड वो प्रिंट आउट वो लगा दीजिएगा। आपकी संस्था का एक्टिविटी प्रोफाइल, आपकी संस्था 6 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, ज्यादा साल पुरानी 10 साल पुरानी, तो 3 साल के एक्टिविटी प्रोफाइल आपको लगाने पड़ेंगे। आपकी ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर, बैलेंस शीट जो भी आपके पास अवेलेबल है पुरानी संस्थाओं के पास, वो आपको 3-3 साल का लगा देना। अगर 3 साल का अवेलेबल है, 2 साल का अवेलेबल है, 2 साल का लगा दीजिए, 1 साल का अवेलेबल है, 1 साल का लगा दीजिए। संस्था के बैंक अकाउंट के प्रूफ में आप या तो अपनी 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट आती है वो लगा सकते हैं, आप बैंक से एक मैंडेट फॉर्म लेकर वो लगा सकते हैं, या फिर आप अपने कैंसिल चेक की कॉपी भी, कलर कॉपी, कैंसिल चेक की कलर कॉपी भी आप उसमें लगा सकते हैं। कैंसिल चेक भी देने की आवश्यकता नहीं है, जब कंपनी को जरूरत होगी तो आपसे मंगवा लेगी, राइट। मैं इस प्रकार के किसी भी लीगल उसमें नहीं पढ़ना चाहता। कैंसिल चेक अगर आपको आता है देना तो कैंसिल चेक आप दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल, राइट। अगर आपको लिखना आता है तो, यूज करना आता है तो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज चेक की जगह आप चेक की कलर कॉपी का यूज कीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके मेरे पास नहीं रहेंगे, ये हम फंडिंग एजेंसी को सबमिट कर देंगे। क्या पता वहां पर आपने चेक ढंग से नहीं लिखा, उसके अंदर कैंसिल नहीं किया उसको ढंग से, कल को कोई गलत मिसयूज अगर हो जाता है उस चेक का, तो उसमें मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आयोजक टीम के ऊपर नहीं लेना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप कैंसिल चेक की फोटो कॉपी, कलर कॉपी ही आप उसमें लगाइएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो फंडिंग एजेंसी आपसे खुद मंगा लेगी, आप उसको फिर डाक से या जैसे भी आपको बेटर लगे आप उनसे फिर वो कम्युनिकेशन कर लीजिएगा, राइट। 12 एटीजी CSR 1 जिनके पास अवेलेबल है वो लगा देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, आपका प्रपोजल अगर जो है एसेट से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, काफी संस्थाओं के मुझे फोन आए थे कि सर मेरे पास 12 एटीजी नहीं है या CSR 1 नहीं है, क्या मैं तो प्रपोजल लगा ही नहीं सकता CSR एजेंसी को? बिल्कुल लगा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका वो जो प्रपोजल है वो कैश डिमांड नहीं कर रहा होगा, वो क्या डिमांड कर रहा होगा? असेट्स डिमांड। क्या कर रहा होगा वो? असेट्स डिमांड। मुझे कंप्यूटर सेंटर खोलना, मुझे 20 कंप्यूटर की जरूरत है, राइट, तो मैं क्या मांगूंगा? कंप्यूटर, ना कि उस कंप्यूटर का पैसा। क्लियर है? जब आपका प्रपोजल एसेट्स डिमांड के अंदर है, तो अगर आपके पास 12 एटीजी अवेलेबल नहीं है, CSR 1 अवेलेबल नहीं है, तो भी आपकी फाइल सबमिशन के योग्य होती है। चलिए जी, डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट के लिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्लीज। डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट का अब आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं जल्दी से प्लीज, विद इन फ्यू सेकेंड्स, 2 से 3 सेकंड के अंदर, सॉरी 20 से 30 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप ना क्लेम कर सके कि आपको कहने के बावजूद जो है मौका नहीं दिया गया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, अब कोई नहीं लेगा, राइट। चलिए जी, आई थिंक सो आपके स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, राइट। ये डॉक्यूमेंटेशन ध्यान दीजिएगा, ये मत कहना कल को कि सर आपने इतना लिखा था हम इतने ही लेकर आए। अगर आपकी संस्था 1 साल पुरानी है, आपकी क्या क्या चीजें बढ़ जाएंगी? एनुअल प्रोफाइल, ऑडिट रिपोर्ट, आईटीआर, बैलेंस शीट, राइट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी आपकी। आपकी संस्था 2 साल पुरानी है, 2 साल का रिकॉर्ड बढ़ जाएगा। आपकी संस्था 3 साल पुरानी है, 3 साल का रिकॉर्ड एड ऑन हो जाएगा, राइट। अगर आप नहीं लेकर आते हैं, आपके पास है और नहीं लेकर आते हैं, और ऐसे में डॉक्यूमेंटेशन की कमी में अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है, तो आप ही उसके लिए स्वयं रूप से जिम्मेवार होंगे। ये मैंने सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट लिखे हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर लगाकर आइए। आपके पास FCRA है, FCRA लगाकर लाइए। आपके पास जो है ISO है, ISO लगाकर लाइए। आपके पास और कई प्रकार के रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, वो सारे लगाकर लाइए। दीज आर कॉल्ड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप एडिशनल लगाकर लेकर आ सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई सबको कि एडिशनल डॉक्यूमेंट की कोई मनाही नहीं है। ये सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे। एडिशनल अगर आपकी संस्था के ऊपर लागू होते हैं, आपकी संस्था 3 साल पुरानी है, 3 साल की ऑडिट होगी, आपके पास ITR होगी आपके पास, राइट, तो ये आपको लेकर आनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स जल्दी से,
जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स। विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स हम लोग इस मीटिंग को मूव आउट करने जा रहे हैं। जल्दी से चलिए। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको इंडेक्स फाइल के अंदर जो है लेकर आनी फाइलें, और ये जो जनरल फाइल मैंने आपको दिखाई थी, इस प्रकार की जो फाइलें होती हैं, 2 छेद होते हैं इसके अंदर, इसमें अपनी फाइल लगाइए, इसको टैग कर दीजिए, और ये वाली जो आपकी फाइल है, या जो नॉर्मल जो ब्राउन कलर की मैंने अभी आपको फाइल दिखाई थी, इस फाइल के अंदर अपने उसी प्रकार से आप पंचिंग करके इस जो आपकी इंडेक्स फाइल है, इस इंडेक्स फाइल के अंदर अपनी आप फाइल बनाकर लेकर आएंगे। इस प्रकार की जो ब्राउन आती है, इसके अंदर ये छेद नहीं होते हैं, राइट, यहाँ पर छेद नहीं होते हैं। आप इसमें डॉक्यूमेंट डालेंगे, यहाँ पर अपने जो है सुए के माध्यम से या किसी माध्यम से आप यहाँ पर 2 छेद कर लेंगे, जिस प्रकार से आपकी इस इंडेक्स फाइल के अंदर जो गैपिंग दी गई है, उस गैपिंग से मैच करते हुए, राइट, उस गैपिंग के अनुसार मैच करते हुए निशान कर लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, और उसको उतना छेद कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इस इंडेक्स फाइल के अंदर आप तीनों सेट, कितने सेट लेकर आने हैं एक एप्लीकेशन के, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स के अंदर, एक एप्लीकेशन के लिए कितने सेट लेकर आने हैं, जल्दी से। 3, वेरी गुड। कितने लेकर आने हैं? 3 लेकर आने हैं। कितने सेट लेकर आने? 3 सेट लेकर आने। अगर आपकी संस्था को 2 प्रोजेक्ट अप्लाई करने, एक हेल्थ का भी और एक एजुकेशन का भी, तो अब कितने सेट हो गए आपके पास? अब कितने सेट हो गए आपके पास? बिल्कुल 6 सेट हो गए आपके पास, 3 हेल्थ के, 3 एजुकेशन के। बात समझ गए आप? अगर आप एक से अधिक अपने प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, तो आपको उस दूसरे प्रोजेक्ट की भी 3 कॉपियां ही लेकर आनी है, 3 प्रतियों में ही लेकर आनी है उसकी एप्लीकेशन भी। कोई साथी ये ना करे कि सर एक फाइल के अंदर तो आपका प्रोफाइल, आपका प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो लगी हुई है और डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, और दूसरी फाइल में सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट नहीं लगाए। फिर कहा जाए सर ये डॉक्यूमेंट कहां है इस फाइल के? सर वो मेन फाइल में लगा तो रखे हैं, नहीं, तीनों कॉपियों में बराबर बराबर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तीनों कॉपियों में बराबर बराबर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सर तीनों कलर नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि अगर आपकी फोटोकॉपी क्लियर है देन वेल एंड गुड, आप फोटोकॉपी पेपर लेकर आइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके यहां पर फोटोकॉपी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा आप अपना कलर सेट निकलवा लीजिएगा फिर, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, राइट। चलिए जी, किसी एजेंसी का नाम नहीं भरना है, मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी एजेंसी का नाम नहीं भरना। अभी मैं प्रश्न उत्तर के सेशन पर आऊंगा, अभी नहीं। चलिए जी, ये चीज समझ में आ गई कि 3-3 सेट बनाने। एक एजेंसी, एक संस्था मैक्सिमम केवल 3 प्रोजेक्ट सबमिट कर सकती है। एक संस्था केवल 3 प्रोजेक्ट सबमिट कर सकती है, इससे ऊपर अलाउ नहीं होंगे। आप सोचे मैं एक हेल्थ का भी ले जाऊं, एक एजुकेशन का ले जाऊं, एक पॉवर्टी का ले जाऊं, एक एम्पावरमेंट का ले जाऊं, एक एनवायरमेंट का ले जाऊं, मैं 5-7 बना के ले जाऊं? नहीं, 3 से ज्यादा एक संस्था के ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, 3 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं, उनके लिए विशेष दिशा निर्देश दे रहा हूं मैं आपको। अगर आप अपना ग्रांट एप्लीकेशन इस कैंप के दौरान जमा करने के लिए आ रहे हैं, तो आगामी 10 तारीख से पहले आपके लेटर हेड पर अंकित करते हुए कि आपका विषय क्या है, यानी कि किस विषय पर, किस प्रोजेक्ट टाइटल क्या है आपका, किस विषय पर आप ग्रांट एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, उसका ग्रांट अमाउंट कितना रहेगा आपके प्रपोजल का, ये दोनों चीज मेंशन करते हुए एक एप्लीकेशन आपको देनी है महासंघ को, जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ उक्त प्रपोजल के लिए आपको एक रेफरेंस लेटर प्रोवाइड कर सके। क्लियर है? इन द नेम ऑफ फंडिंग एजेंसी, राइट। फंडिंग एजेंसी को देने के लिए एक लेटर आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ प्रोवाइड कर सके, उसके लिए आपके आवेदन सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख तक स्वीकार्य किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा,
राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से इन फंडिंग एजेंसियों को देने के लिए रेफरेंस लेटर चाहती हैं, वो अपना आवेदन 10 तारीख से पहले राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास आपके लेटर हेड पर लिखित रूप से भेज दें, जिससे कि समय रहते राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको आपके रेफरेंस लेटर अलॉट करवा सके। 10 तारीख के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। टू बी अनाउंस पब्लिकली, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संस्थाएं, संबद्ध संस्थाएं केवल और केवल 10 तारीख तक ही अपने रेफरेंस लेटर के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को आवेदन अपना प्रस्तुत कर सकती हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार के किसी भी निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आप स्पॉट पर आकर कहें कि सर इस पे रेफरेंस लेटर लगवा दीजिए, नॉट अलाउड। आप 11 तारीख को फोन करें कि सर कल मैं अस्पताल चला गया था, गलती से ये काम हो गया था, इमरजेंसी आ गई थी, सर इमरजेंसी 10 तारीख को आई थी, आज नहीं आई थी। ये वीडियो जो कि आज दिनांक 3 दिसंबर को रिकॉर्ड हो रही है और आगामी दिनांक 4 दिसंबर को पब्लिक कर दी जाएगी, इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी संबद्ध संस्थाओं को सूचित करना चाहता हूं कि वो इस ग्रांट एप्लीकेशन कैंप के अंदर, इस ग्रांट प्रपोजल कैंप, सबमिशन कैंप के अंदर हिस्सा लेने अगर आ रहे हैं तो अपना रेफरेंस लेटर 10 तारीख से पहले राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास आवेदन के माध्यम से सूचित कर दें कि आपको उसके लिए रेफरेंस लेटर प्रोवाइड किया जाए। चलिए जी।